ये हमारा लेसन नंबर 2 है जो कि हमने लाइफ इन द यूके बुक के ऊपर ये पूरा कोर्स तैयार किया है। और आपको जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम लाइफ इन द यूके की जो बुक है उसको कोर्स की फॉर्म में पूरी बुक को कवर करेंगे और मैं आपको 2, 3, 4 पेजेस हर लेसन में टीच करूँगा और उसमें बताऊँगा कि ये जो लेसन हमने किया है इसमें से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर हर लेसन के आखिर में आपको तकरीबन 10 सवाल दूंगा जो कि आप अपनी चेक करने के लिए कि आज आपने जो लेसन किया है उसको कितना आपने समझा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये जो बुक हम यूज़ कर रहे हैं ये 2026 एडिशन है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है 2026 एडिशन, ये लेटेस्ट एडिशन है। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है टेक्स्ट में, थोड़ी बहुत फैक्ट्स चेंज हुए हैं, जैसे कि पहले क्वीन थी अब किंग आ गया क्वीन की डेथ के बाद, तो बाकी तकरीबन टेक्स्ट सारा वही है। ज़ाहिर है इन्होंने ऊपर कवर पेज चेंज किया हुआ है और उसमें थोड़ी बहुत अपडेट्स की हैं। तो सबसे पहले तो बुक के बारे में इंफॉर्मेशन कि ये यूके के होम ऑफिस की ऑफिशियल बुक है। लाइफ इन द यूके पास करने के लिए यही पूरे का पूरा सिलेबस है, कोर्स है, आप इसको करिकुलम कह लें, जो मर्ज़ी कहें। आपको इसके अलावा और कुछ भी पढ़ना नहीं है और इसी से तैयारी करनी है। और जितने भी टेस्ट आपको ऑनलाइन मिलते हैं, इंटरनेट पे मिलते हैं, ऐप्स में मिलते हैं, वो सारे के सारे इस बुक में से बनाए जाते हैं। तो इस बुक में 7 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1, 7 और 8 जो हैं वो टेस्टेड नहीं होंगे, वो मीन्स कि आपको टेस्ट उनमें से नहीं आएगा, उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के बारे में है, या जिस तरह ये लास्ट के चैप्टर्स हैं ये प्रैक्टिस टेस्ट हैं। जो एक्चुअल टेस्ट हैं जिसके बारे में हमने ये पूरा कोर्स तैयार किया है वो है चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो बेसिकली 5 चैप्टर हैं। हर लेसन के बाद हर लेसन के बाद मैं आपको आखिरी स्लाइड पे कुछ क्वेश्चंस दूंगा, फिर आपको कहूँगा कि उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप करें और मुझे भी बताएं कि आपने कितने उनमें से सही जवाब दिए, ताकि पता चले कि आप लेसन को किस हद तक समझ रहे हैं। ठीक है, कमेंट्स में आप छोड़ें उसका। तो अभी हम चलते हैं और आज देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं। ये पेज नंबर है इस किताब का 2026 का, और ये है वो टेक्स्ट जो आपने समझना है। अब आप ये बात समझ लीजिए आज कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको टेस्ट में नहीं आएगा, लेकिन ज़ाहिर है आपने तैयारी करके टेस्ट बुक करना है, तो हम नहीं चाहते कि किसी किस्म की प्रॉब्लम हो कोई, क्योंकि बहुत सारे लोग बुकिंग का तरीका सही नहीं जानते, या वो गलत नाम लिख लेते हैं या गलत आईडी ले जाते हैं और फिर उनको वहाँ टेस्ट नहीं करने दिया जाता और 50 पाउंड भी ज़ाया हो जाते हैं। और इसके साथ साथ ज़ाहिर एक टेंशन होती है, प्रॉब्लम होता है, आप इतना टाइम निकाल के जाएं और आगे से आपको वो कहें कि नहीं जी आप टेस्ट नहीं कर सकते, तो ये किस कदर परेशानी की बात है। और ये हुआ है, ऐसा होता है क्योंकि लोग इस चीज़ को फोकस नहीं करते। चूँकि ये बुक का पेज है, मैंने आपको इसको एक्सप्लेन करना है, लेकिन मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसमें हाउ टू बुक लाइफ इन द यूके टेस्ट, उर्दू में भी है इंग्लिश में भी, आप दोनों में से जो मर्जी देखना चाहें देखें। उसमें मैंने हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है, कैसी वेबसाइट, किस वेबसाइट पे जाना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप बुक करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, नाम कैसे लिखना है फॉर एग्जांपल। तो ये सारी चीज़ें आपको देखें, लेकिन अभी भी हम इसको करेंगे और मैं हाईलाइट करता जाऊंगा और आप भी साथ साथ हाईलाइट करते जाएं। So you must book your test online through Life in the UK test booking website. Okay, ये हमारी बहुत ही important बात है। ठीक है, इसमें तकरीबन सारी चीज़ें बहुत important हैं। You will need a valid photo ID, a debit or credit card, मैं explain करता हूँ, and an email address to book. Okay, you must pay the test fee when you book. Obviously, टेस्ट की फ़ी के बगैर तो बुकिंग नहीं होगी ना। सबसे पहले ये समझना है कि आपने एक वैलिड, जो इनकी जो वेबसाइट है उस पर जाना है। ठीक है, वो मेरी वीडियो आप देखेंगे, उस पर मैंने मेंशन किया है कि कैसे किस वेबसाइट पे जाना है। सेकंड, वैलिड फ़ोटो आईडी को समझें। वैलिड फ़ोटो आईडी का मतलब ये होता है कि आपकी आईडी जो है वो इन डेट होनी चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका पासपोर्ट है, बीआरपी है,
या फिर आपका कोई और इस तरह का आईडी या ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने यूज़ किया टेस्ट बुक हो जाएगा, लेकिन वहाँ जब आप जाएंगे तो वो आपको बैठने भी नहीं देंगे। डेबिट या क्रेडिट कार्ड क्यों होना चाहिए? ताकि आपके 50 पाउंड पे करने हैं। ईमेल एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि वो आपको सारी बुकिंग की डिटेल उसी ईमेल पे आएंगी। अब आपका अपना ईमेल होना ज़रूरी नहीं है। लेट से आप अगर वाइफ हैं तो आप अपने हस्बैंड का दे सकते हैं, अगर आप हस्बैंड हैं तो अपनी वाइफ का ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। अगर आपका नहीं है, अगर आपका है तो फिर आपका अपना ही यूज़ करना चाहिए। इसी तरह अगर आप खुद नहीं पे करना चाहते तो अपने हस्बैंड को या वाइफ को कन्विंस करें 50 पाउंड का, ताकि उनको भी पे करने का मज़ा आए, ठीक है। और पे टेस्ट भी 50 पाउंड देने पड़ेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ समझें आपको, अगर लेट से आप ने फेसबुक की टेस्ट बुक किया, सारा कुछ सही हो गया और आपने टेस्ट दे दिया और आप टेस्ट फेल हो गए, तो फिर आपको दोबारा टेस्ट बुक करना पड़ेगा, दोबारा 50 पाउंड आपको पे करना पड़ेंगे, सारा प्रोसेस वो दोबारा होगा, ठीक है। When you create an account to book your test, अकाउंट क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी डिटेल्स लिखते हैं, वहाँ पे नाम, पता, एड्रेस और ईमेल सारा कुछ, उसको एक क्रिएट अकाउंट कहते हैं। यू मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सच एज योर प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ, योर एड्रेस एंड योर नेशनैलिटी। जब आप ये 3 चीज़ें लाजमी हैं, ठीक है। यू मस्ट प्रोवाइड योर होम ऑफिस रेफरेंस नंबर इफ़ यू हैव वन। मैं इसको हाईलाइट इसलिए नहीं कर रहा कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। होम ऑफिस रेफरेंस नंबर का क्या मतलब होता है कि लेट से अगर आप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और आपने ILR इससे पहले आपने ली हुई है, तो वो उसमें आपका एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर होता है, वो यूज़ कर सकते हैं। या अगर आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उससे पहले आपने लेट से स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया था या Tier 2 किया था या वर्क परमिट था या स्टूडेंट वीज़ा था, तो उसमें जो रेफरेंस नंबर होम ऑफिस का एप्लीकेशन में होता है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप है भी है और नहीं भी यूज़ करते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंपलसरी नहीं चीज़ है। यू विल हैव बीन इशूड विद ओके द फॉलोइंग एक्सेप्टेबल फॉर्म्स ऑफ फोटोग्राफिक ID। सो ये चीज़ें जो हैं ये एक्सेप्टेबल हैं। ये 4 चीज़ें जो नीचे, मैं अभी इनको एक एक करके इनका एक्सप्लेन करता हूँ। अब बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, जिसको BRP कार्ड कहते हैं या BRC कहते हैं, ठीक है, तो ये होना चाहिए और ये मस्ट बी इन डेट। आप देखिए, मस्ट बी इन डेट का मतलब होता है कि इसकी एक्सपायरी ना हो। सो फॉर एग्जांपल, लेट्स से, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, आज लेट्स से 1 जनवरी है 2026 है और आपका जो BRP एक्सपायर हो रहा है वो 15 जनवरी को हो रहा है। आप जब आप देखें, आप 14 जनवरी को टेस्ट बुक कर रहे हैं और आपको बुकिंग डेट मिली है 25 जनवरी की, तो 25 जनवरी को जब आप जाएंगे तो वो तो एक्सपायर हुआ होगा, तो वो फिर वैलिड नहीं होगा, ठीक है। और लेट से अगर आपका 1 जनवरी को आपने बुकिंग करनी है और आपका BRP 25 दिसंबर को पिछले साल यानी एक्सपायर हो गया, तो आप वो यूज़ ही नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपने ख्याल करनी है। अ पासपोर्ट फ्रॉम योर कंट्री ऑफ ओरिजिन, दिस मस्ट बी इन डेट। पासपोर्ट सबसे बेहतरीन डॉक्यूमेंट है अपनी उसको बुकिंग करने के लिए, लेकिन वो भी एक्सपायर नहीं होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन ID कार्ड, ये अगर आप यूरोपियन नेशनल हैं तो आपका वो होना चाहिए और आपका वो भी डेट में होना चाहिए। यह ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। बाज़ लोगों के पास पासपोर्ट नहीं होते, BRP कार्ड नहीं होते, उनको आर्जी तौर पर ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है, तो वो भी हो सकता है। तो ये आपने देख लिया कि ये कैसे टेस्ट बुकिंग करते हुए, ये ज़्यादातर चीज़ें सारी ये जो है ना वो ID के उसमें है। अब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो थोड़ी सी और बात ID पे होगी, तो इस वजह से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। It is very important to make sure the details you register when booking exactly match the ID and supporting documents that you take on the day. इस बात पे मेरे भी कई स्टूडेंट्स को धचका लगा कि हुआ यूं कि उन्होंने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है ID पर वो लिखी और जब वो बुकिंग करने लगे तो वो इन्फॉर्मेशन ID से डिफरेंट थी। सो फॉर एग्जांपल, अब आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सो फॉर एग्जांपल, आपका नाम है
नासिर खान जमाल, ठीक है, ये एग्जैक्टली मैंने नाम क्रिएट कर दिया अभी। लेकिन आप नासिर खान जमाल, ठीक है, आपने ये तीनों नाम लिखे बुकिंग करते हुए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, लेकिन आपकी आईडी के ऊपर सिर्फ नासिर जमाल लिखा हुआ है, ठीक है। वो आप ही की पिक्चर भी होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन उसमें खान नहीं है। तो आप जब बुकिंग कर लिया, आपने फॉर्म फिल कर लिया, बुकिंग हो गई, जिस दिन आप पासपोर्ट लेके वो वाला जाएंगे तो वो कहेंगे ये तो आप नहीं है भाई, आपका तो नाम नासिर जमाल है, ये तो नासिर खान जमाल ने टेस्ट बुक किया हुआ है, तो आपको आप जो मर्जी करते रहें, आप उनको जो गालियां दें, प्रेशराइज करें, जैसा मर्जी करें, आपको वो टेस्ट नहीं देने देंगे, ठीक है। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, मैंने अपनी उस वीडियो में जिसमें हाउ टू बुक अ टेस्ट, उसमें भी पूरी डिटेल से इसका बताया हुआ है, उसमें मैंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, आप वो भी देखें। अगर आपका नाम नासिर जमाल है, नासिर आपका फर्स्ट नेम है, जमाल आपका सर नेम है, ठीक है, यानी आखिरी नाम है, और जब आप बुकिंग कर रहे थे तो आपने जमाल पहले लिख दिया, नासिर बाद में लिख दिया, यानी जो आपका पहला नाम था उसकी जगह आपने अपना आखिरी नाम लिख लिया, और जो आपका आखिरी नाम था उसकी जगह आपने अपना पहला नाम दे। अब देखें, आपका नाम तो नासिर जमाल था, लेकिन आपने बुकिंग करते हुए जमाल नासिर लिख दिया, ठीक है, नाम आप ही का है, लेकिन वो आईडी से मैच नहीं करता, क्योंकि आईडी पे आपका फर्स्ट नेम नासिर है, और बुकिंग के वक्त आपने जो किया उसमें उसके मुताबिक आपका फर्स्ट नेम जमाल है, तो जाहिर है ये दूसरा पर्सन हो गया ना, ये तो कोई और हो गया, है आप ही, लेकिन आपने मिस्टेक कर दी है, तो आपका वो नहीं होगा, तो वो आपको वापस कर देंगे। इस वजह से इसका सिंपल हल क्या है, आप पासपोर्ट खोलें, पासपोर्ट इसलिए मैं कहता हूँ बेस्ट डॉक्यूमेंट है क्योंकि उसमें लिखा हुआ होता है कि फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, आप उसको एग्जैक्टली कॉपी करें। अगर आपका फर्स्ट नेम नासिर है तो उसको लिखें, अगर आपके मिडिल नेम में के लिखा हुआ है सिर्फ, तो सिर्फ उसको ही लिखें, पूरा नाम ना लिखें, और अगर आपका लास्ट नेम जमाल है तो उसको लिखें, ठीक है। ये देखें, इफ दे डू नॉट मैच, फॉर इंस्टेंस यू रजिस्टर्ड योर फुल मिडिल नेम, देखें मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो कहानी नहीं है, यहाँ से पढ़ के दिखा रहा हूँ, full middle name but your ID shows the initial, so for example नासिर खान जमाल, बुकिंग के वक्त आपने नासिर खान जमाल लिखा, लेकिन आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ था नासिर, मिडिल नेम पे के और सरनेम पे जमाल, देखिए ना, तो मिडिल नेम पे आपका इनिशियल लिखा, इनिशियल का मतलब है खान का सिर्फ के लिखा हुआ है, तो ये फिर यू विल नॉट बी अलाउड टू टेक द टेस्ट एंड योर फी विल नॉट बी रिफंडेड, और ऊपर से प्रॉब्लम ये है कि 50 पाउंड भी ज़ाया हुए, सही है। तो जिस तरह पासपोर्ट पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली उसको कॉपी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जी। ये उन्होंने देखा है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो कि ये फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और इसमें गलती करते हैं और फिर वो बाद में पछताते हैं। एक और चीज़ भी है कि इफ़ यू हैव रजिस्टर्ड फॉर द टेस्ट विद योर मैरिड नेम, अब ये भी एक प्रॉब्लम है, ये स्पेशली ये होता है फीमेल के साथ, क्योंकि उनका नाम शादी से पहले कुछ होता है, शादी के बाद चूँकि प्यार मोहब्बत इश्क बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अपना नाम चेंज करके अपने हस्बैंड का नाम लगा लेते हैं, ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम ये होता है कि अब उनके दो नाम चल रहे हैं ना, एक शादीशुदा नाम है और एक गैर शादीशुदा नाम है, तो अब आप वो भी डिसाइड करना है कि क्या हो। विद योर मैरिड नेम एंड योर आईडी इज़ इन योर मेडन नेम, ओके। अब आपकी आईडी यानी पासपोर्ट है, पासपोर्ट पे आपका वो नाम लिखा हुआ है जो आपका शादी से पहले था, और आपने अपना टेस्ट बुक कराया जो कि आपका शादी के बाद का नाम है, ठीक है। अब बाज़ ये भी होता है कि पासपोर्ट बन गया, उसके बाद शादी हुई, फिर उसके बाद जो आईडी बना, शनाख्ती कार्ड कह लें या BRP कह लें, उस पर आपका, तो ये दो नाम चल रहे हैं अब आपके, तो इस केस में क्या होगा कि यू मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल UK मैरिज सर्टिफिकेट और UK स्पाउस वीज़ा, तो फिर और दिस मस्ट बी इन डेट, तो फिर आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगाएंगे UK का मैरिज, अगर यहाँ पे शादी हुई है, नहीं तो स्पाउस वीज़ा, क्योंकि ज़ाहिर है स्पाउस वीज़ा अगर एक आदमी स्पाउस वीज़े पे आ रहा है तो फिर स्पाउस का नाम उसका नाम फिर अपडेटेड नाम ही चढ़ेगा ना उस पर, कि उसकी शादी से पहले वाले का नाम तो नहीं होगा, फिर उसका अगर नाम चेंज हुआ है तो हाँ, अगर कुछ लोगों ने नाम चेंज कराया ही नहीं है तो फिर तो उनका सारे सेम ही चलता रहेगा, तो फिर तो
स्पाउस वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो आईडी पे आपका नाम शादी से पहले भी लेट से नासिर खान था और शादी के बाद भी ना, ज़ाहिर लड़कों के नाम चेंज नहीं होता, बट अभी मुझे जहन में कोई लड़कियों का नाम नहीं आ रहा। तो नाम अगर आपका शादी से पहले और बाद में पासपोर्ट पे सेम ही है तो फिर डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ओके। लेकिन अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो फिर मैरिज सर्टिफिकेट या स्पाउस वीज़ा भी साथ में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई कि किस तरह फॉर्म फिल करना है। अब आपने फॉर्म भी फिल कर लिया, अब आप जा रहे हैं, वहाँ पहुँच गए। यू विल बी डायरेक्टेड टू 5 टेस्ट सेंटर, सॉरी अभी जा नहीं रहे, बल्कि एक्चुअली आपने फिल कर लिया, अभी आपने टेस्ट कहाँ देना है। यू विल बी डायरेक्टेड 5 टेस्ट सेंटर्स चोजन व्हेन यू बुक। जब आप अपनी डिटेल एड्रेस डालेंगे ना, तो वो आपको 5 सेंटर्स देंगे कि इन 5 में से किसी एक में चूज़ कर लें। तो आपने उन्हीं में से, यू मस्ट चूज़ वन ऑफ दोज 5 सेंटर्स, उन्हीं में से आपने चूज़ करना है। इफ़ यू बुक योर टेस्ट एल्सवेयर यू विल नॉट बी अलाउड टू टेक द टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसको ये कैसे होगा, आप लोग कहेंगे कि ये कैसे होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे होता है, लेट्स से आप लोग ऑक्सफोर्ड लंदन में रह रहे हैं। अब आप लेट से लंदन में रहते हैं ना, तो आपने जो ही अपना एड्रेस डाला लंदन का, तो आपको लंदन आपके घर के इर्द गिर्द 5 सेंटर करीब तरीन जो होंगे वो देंगे। लेकिन आपने उस दिन, जिस दिन आपको टेस्ट मिल रहा है, उस दिन आपने लेट से मैनचेस्टर जाना था या स्कॉटलैंड जाना था, तो आपने सोचा कि वहाँ भी गए होंगे तो टेस्ट उधर ही दे लें, तैयारी तो हुई हुई है। तो क्योंकि टेस्ट सेंटर तो वहाँ पे भी है ना, तो आपने एड्रेस डाला हुआ लंदन का, आपको 5 सेंटर आए, वो सारे लंदन के थे। लेकिन आपने चूंकि उस दिन जाना था स्कॉटलैंड, तो वहाँ पे आपने स्कॉटलैंड में टेस्ट बुक कर लिया, बुकिंग हो गई, वो टेस्ट सेंटर भी है, वैलिड है, सब कुछ है। लेकिन आपने उन 5 सेंटर में से नहीं किया, आपने अपनी मर्जी से कोई और कर दिया, तो आप वहाँ जब जाएंगे तो आपको वहाँ टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने ख्याल करनी है। तो और उसका ये है कि यू मे हैव टू वेट फ्यू वीक्स फॉर योर टेस्ट अपॉइंटमेंट। कभी कभी आपको कुछ वेट करना पड़ता है, यानी जल्दी टेस्ट डेट नहीं मिलती, इसलिए अगर आपके वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं तो बी केयरफुल कि उसको टेस्ट डेट में होना चाहिए। You can cancel your test without charge up to 3 days before your test. If you cancel within 3 days, ये आपको समझ लेना चाहिए, your test fee will not be refunded. लेट्स से आपने 20 तारीख का टेस्ट बुक करा दिया, किसी भी महीने की 20 तारीख का, ठीक है, एग्जाम्पल के बता रहा हूँ। अगर आप 17 तारीख से पहले पहले कैंसिल कर देंगे विद इन 3 डेज, मीन्स के 3 दिन का टाइम दे के उनको ना, 17 तारीख को आप कराएंगे तो आपको टेस्ट की पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आप 18 तारीख को कराते हैं, क्योंकि अभी 18 है ना, तो फिर तो टेस्ट के लिए सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, आपको टेस्ट के लिए 3 दिन छोड़ने हैं, तो फिर आपका पैसा वापस नहीं होगा। या आपका 19 को कुछ इमरजेंसी हो गई है, आपको नहीं आना पड़ रहा और आपको 19 को पता चला, तो फिर आपको अनफॉर्चुनेटली पैसा रिफंड नहीं होगा, आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा, टेस्ट कैंसिल हो जाएगा, पैसा ज़ाया हो जाएगा। तो इस वजह से कम से कम टेस्ट से 3 दिन पहले कैंसिल कराएं, ठीक है। टेक एंड पास योर टेस्ट। सो लेट से क्या होता है कि जब आप मेक श्योर दैट यू हैव गुड नाइट स्लीप, ये अच्छी बातें हैं, आप आराम से रेस्ट करें, हंगरी ना हो, झगड़ा ना हुआ हो, वरना टेंशन में आदमी जाके टेस्ट नहीं कर सकता। आप टेस्ट सेंटर पे टाइम पे आएँ ताकि पैनिक ना क्रिएट हो, क्योंकि पता क्या होता है कि वहाँ पे आपको जाएंगे तो वो आपकी आईडीज़ वगैरह चेक करते हैं, सारा कुछ होता है, वो सारा टाइम लगता है। ओके, when you arrive at the test center the staff will register you, सारी बात हो गई। You will be given a locker to put your belongings। अब ये लॉकर में आपको कहा जाएगा कि आप अपनी घड़ियाँ, अपनी बैग, सारा कुछ उसमें डाल दें, बस, ठीक है। अब आपको इवन के रिंग्स भी उतारनी पड़ेंगी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कोट जैकेट कुछ भी नहीं। तो उधर वहाँ पे आप आर्गूमेंट नहीं करना उन्हें, वो अगर आप कहेंगे नहीं मैं अपना फ़ोन पास रखना चाहता हूँ या घड़ी या रिंग्स ये वो, तो वो कहेंगे ठीक है, फिर आप टेस्ट नहीं दे सकते। यू विल यूज़ द कंप्यूटर, ओके। आपको कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाएगा, उसके ऊपर आपका टेस्ट होगा, वो सारा पहले से अरेंज होगा। ईच एप्लीकेंट टेस्ट बिगिंस इंडिविजुअली बाय द टेस्ट सुपरवाइज़र, ओके। अब आप ये देखें कि इसमें थोड़ी सी एक चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप कंप्यूटर पे बैठेंगे
तो फिर कुछ शुरू में आपको वो प्रैक्टिस टेस्ट आएंगे, यानी 4-5 मिनट प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, आपका दिल करे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप बताएंगे कि यू आर रेडी, टेस्ट आप, वो पूछेगा आपको आर यू रेडी, अगर आप कहीं रेडी हैं टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। एक दफ़ा टेस्ट स्टार्ट हो गया तो फिर वो नहीं रुकेगा, फिर वो 45 मिनट्स तक चलता जाएगा, ठीक है। तो 45 मिनट्स आपका टेस्ट टाइम है। अब याद रखें, इस दौरान अगर किसी किस्म का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो जाता है और आप उनको बुलाने की कोशिश करेंगे, हाथ खड़ा करें जो भी, वो नहीं आएंगे। इस वजह से बस आप अपने तौर पे जो कुछ कर सकते हैं करें, ठीक है। ऊपर कैमरा भी लगा होता है और हर एक का टेस्ट डिफरेंट आ रहा होता है, क्योंकि कंप्यूटर जनरेट करता है तो हर एक का टेस्ट डिफरेंट आ रहा है। इफ़ यू पास द टेस्ट यू विल बी गिवन अ यूनिक रेफरेंस नंबर, ठीक है, ये यूनिक रेफरेंस नंबर है और ये नंबर आपको डालना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म में। आप जब ILR की या ब्रिटिश पासपोर्ट की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें वो नंबर डालना पड़ेगा, वो टेस्ट वाले आपको देंगे लेटर उसका। इफ़ यू डोंट पास यू कैन टेक द टेस्ट अगेन, लेकिन आपको 7 दिन तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, हाईलाइट कर दिया। तो फॉर एग्जांपल आपने 1 तारीख को टेस्ट दिया और फेल हो गए, अब आप 8 तारीख को पास दोबारा बुकिंग कर सकते हैं अगर आपको बुकिंग मिल रही है, ठीक है। 8 तारीख से पहले नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें देखिए, अब हमने इस पूरे पेज पे सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने जो ज़रूरी थी वो चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं। ओके, आज के लेसन के ऊपर ये 10 क्वेश्चन है। आज के लेसन में जो कुछ आपने सीखा है, आप इन क्वेश्चंस को पढ़ें, ठीक है, आराम से बैठ के इनको समझें, इनके जवाब लिखें किसी जगह पे अपने पास नोटबुक वगैरह में, और फिर इनके जवाब मैच करें, देखें कि कितने आपके सही आ रहे हैं आंसर, ठीक है। तो मुझे बताएं, साथ में मैसेज करके कमेंट बॉक्स में वहाँ पे मैसेज लिखें कि हाँ मैंने ये टेस्ट किया है, आज का लेसन पढ़ा है और ये मैंने इतने सवालों के जवाब दिए। ज़ाहिर है उससे मुझे भी खुशी होगी कि अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, और अगर लेट से बहुत थोड़े आ रहे हैं तो मैं आपको ज़ाहिर गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। तो अगले लेसन में मिलते हैं, बाय।